दूसरा अध्याय। मेरा अस्तित्व। यदि मैं अपने बारे में यानी आपके मन के बारे में कुछ कहूं तो मैं सारे मनुष्यों में समान रूप से उपस्थित हूं। और थोड़ी समझ बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि मनुष्य जीवन की पूरी भागदौड़ ही मेरे हाथ में है। वहीं यदि प्रभाव की बात करूं तो इस मनुष्य जीवन का कोई पहलू मुझसे अछूता नहीं। और मेरी कार्य प्रणाली की चर्चा करूं तो वह इतनी तो कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरे बारे में आपको कुछ भी समझाना इतना आसान नहीं, क्योंकि आपका सब कुछ मैं होते हुए भी आपके लिए तो बिल्कुल अनजाना विषय हूँ। मुझे समझने व पकड़ने में बड़े से बड़े बुद्धिमानों ने मुंह की खाई है। अतः सर्वप्रथम मैं आपको अपने अस्तित्व के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी प्रगति कर लेने के बावजूद विज्ञान पूरी तरह से मेरे अस्तित्व को लेकर भ्रमित है। हालांकि इसका भी एक बुनियादी कारण है। दरअसल विज्ञान दृश्यमान वस्तुओं के निरीक्षण परीक्षण कर उनकी कार्य प्रणाली खोजने का नाम है। विज्ञान वस्तुओं के मिलन और टकराव से होने वाले परिणामों की खोज का नाम है। और इसे मैं अपनी भाषा में कहूँ तो विज्ञान टाइम और स्पेस के भीतर की वस्तुओं की कार्य प्रणाली खोजने का नाम है। जो वस्तु प्रयोगशाला के टेबल पर नहीं आती, विज्ञान उसके अस्तित्व को नहीं मानता। उसे मानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसका अदृश्य पर यह विश्वास कि उसकी सारी प्रगति का राज है। विज्ञान प्रगति कर ही इस आधार पर रहा है कि अपने अथक प्रयासों से एक दिन वह सब कुछ जान लेगा। विज्ञान टिका ही इस विश्वास पर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार में कुछ भी रहस्य नहीं रह जाएगा। निश्चित ही विज्ञान के विश्वास व प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। अपनी इसी दृढ़ता के बल पर उसने न सिर्फ चांद और मंगल तक अपने कदम फैला लिए हैं, बल्कि ब्लैक होल भी खोज निकाला है तथा बिग बैंग थ्योरी पर भी प्रयोग कर डाले हैं। यही नहीं, उसने तो अब बिग बैंग थ्योरी पर आधारित लॉर्ड्स हैड्रॉन कोलाइडर जैसे प्रयोग प्रारंभ कर दिए हैं। खैर, मैं वापस अपने अस्तित्व पर लौट आऊं तो विज्ञान के प्रयास और उसका विश्वास अपनी जगह है, परंतु हकीकत यह है कि संसार के रहस्य तो बहुत दूर की बात है। दरअसल विज्ञान मेरे अस्तित्व तक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं अपनी तमाम तरंगों, भावों व शक्तियों के साथ हर मनुष्य की नाभि में अपने कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के साथ मौजूद तो हूँ, परंतु टाइम और स्पेस के दायरे से पूर्णतः मुक्त हूँ। यानी यदि विज्ञान की भाषा में कहूँ तो मेरा आपके शरीर में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, और यही कारण है कि विज्ञान ने मेरे अस्तित्व को कभी नहीं स्वीकारा है। और इसी के फलस्वरूप उसने हमेशा ब्रेन को ही मनुष्य का प्रमुख केंद्र माना है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ब्रेन आपके जीवन को सिर्फ 10% ही प्रभावित कर रहा है। आपके बाकी जीवन पर पूरा का पूरा प्रभाव सिर्फ मेरा है। हालांकि मैं आपको आपके मन और बुद्धि का फर्क आगे समय आने पर बताऊंगा। अभी तो मैं आपको अपनी उपस्थिति तथा मेरे विज्ञान की पहुंच के बाहर होने वाली बात विस्तार से बताता हूँ। और इस बात को प्रारंभ करते हुए यदि मैं अपनी एकदम सरल पहचान दूं तो मैं आपको अच्छे बुरे भावों तथा बुद्धि से हजारों लाखों गुना परिणामकारी कई शक्तियों का मिला जुला एक केंद्र हूं। और चूंकि विज्ञान की भाषा में मैं स्वयं अदृश्य हूं, इसलिए मेरे सारे भाव व मेरी तमाम शक्तियां भी अदृश्य हैं। सुख, दुख, ईर्ष्या, पछतावा, क्रोध, चिंता, व्यथा, मस्ती, मूड, ये सारे भाव मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। और इन जैसे अनगिनत भावों को आप एक मेरे ही कारण भोगने को बाध्य भी हैं। अब गौर से समझो तो मनुष्य इन झेलते भावों के अलावा है क्या? भावों की इस आवन जावन के अलावा उसके जीवन की दूसरी वास्तविकता ही क्या है? वह ऐसा एक पल नहीं गुजारता जब वह किसी अच्छे या बुरे भावों में ना जी रहा हो। और तो और जब वह कुछ नहीं कर रहा होता है तो बोर होने की मनोदशा में ही जी लेता है। यानी आपका जीवन मैं और सिर्फ मैं हूं। अब सवाल यह है कि विज्ञान तो मेरे अस्तित्व को मानता ही नहीं। सत्य यह भी है कि पिछले 500 वर्षों में जो वैज्ञानिक हुए हैं, उनसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य एक साथ इस संसार में कभी पैदा नहीं हुए। इनकार मैं उनकी भावनाओं से भी नहीं करता। निश्चित ही उन्होंने मनुष्य के सुख, शांति और प्रगति की बड़ी चिंता की है। वे यह भी जानते हैं कि तमाम शारीरिक कष्ट मनुष्य जीवन को नर्क बना देते हैं। उन्हें यह आभास भी है कि सुख और शांति ही मनुष्य की प्रमुख चाह है।
लेकिन दिक्कत यह आई कि विज्ञान ने अपनी सीमित समझ से मनुष्य के सुख व शांति का ताल्लुक उसकी प्रगति तथा उसके आराम व मनोरंजन से बिठा दिया। फिर तो विज्ञान ने वह प्रगति की कि आराम, वैभव व मनोरंजन की एक से एक साधन सामग्रियों की खोज कर ली, और निश्चित ही उसने ये सारे प्रयास मनुष्य का जीवन स्तर सुधारने हेतु ही किए। यह भी मानना ही होगा कि प्रगति, आराम, मस्ती, आनंद, मनोरंजन वगैरह मनुष्य जीवन की परम आवश्यकता है। निश्चित ही इन सब ने मनुष्य का जीवन स्तर कहां से कहां पहुंचा भी दिया है। फिर भी सामने विज्ञान को यह बात तो माननी ही होगी कि इन सब का भी मनुष्य के जीवन पर असर ऊपरा ऊपरी ही हुआ है। आपको भी अनुभव है ही कि विज्ञान के खोजे वैभव के कैसे भी उपकरणों का दायरा मनुष्य के शारीरिक सुखों से ऊपर नहीं उठ पाया है। मानसिक रूप से तो मनुष्य इन सारे वैभव के बावजूद दुख, चिंता व क्रोध से ही घिरा रहा है। और जब वैभव के इन तमाम तरीकों से बात बनती नहीं दिखी तो विज्ञान ने ब्रेन की कार्यप्रणाली पर प्रयोग करने प्रारंभ किए। उसने यह खोजने के प्रयास किए कि चिंता में ब्रेन कौन सा केमिकल छोड़ता है और कौन सी ग्लैंड कौन सा रस छोड़ती है। इन सब में उसे आंशिक सफलता भी मिली। इससे विज्ञान ने तारण यह निकाला कि ब्रेन द्वारा यह केमिकल छोड़ने पर मनुष्य को इन भावों के झटके सहने पड़ते हैं, और जल्दबाजी में उसने यह तारण भी निकाल लिया कि मनुष्य के तमाम भावों के उतार चढ़ाव के पीछे ब्रेन ही है। पर यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि विज्ञान का यह तारण कतई सही नहीं है, क्योंकि भाव मैं भेजता हूँ और ब्रेन उस पर सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देता है। अब इन प्रतिक्रियाओं की विज्ञान कितनी ही एनालिसिस कर ले, लेकिन उससे बहुत कुछ उसके हाथ आने वाला नहीं, क्योंकि वह कभी कोई ऐसी दवाई या ऐसा इंजेक्शन नहीं खोज पाने वाला जिससे ब्रेन अमुक केमिकल छोड़ना ही बंद कर दे, या उसके बाद मनुष्य को चिंता पकड़े ही नहीं। खैर, आगे जब इससे भी बात नहीं बनी तो विज्ञान ने डीएनए और जीन्स भी खोज लिए। निश्चित ही उसकी इस खोज हेतु विज्ञान को 100 सलाम। विज्ञान की यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसने मनुष्य से संबंधित कई रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। लेकिन फिर भी दुख या चिंता के तल पर बात वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि डीएनए तथा जीन्स मनुष्य की शारीरिक बनावट, उसकी उम्र, उसकी त्वचा व कलर वगैरह के बारे में तो सब कुछ तय कर सकते हैं, परंतु उसकी चिंता, व्यथा या क्रोध वगैरह पर वे अपना कोई भी प्रभाव बनाने में असमर्थ हैं। हालांकि इस संदर्भ में एक बार फिर विज्ञान को सलाम करना ही होगा कि उसने डीएनए तथा जीन्स की डिकोडिंग और री इंजीनियरिंग तक पर भी कार्य चालू कर दिया। निश्चित ही ये सारे विज्ञान के छुए वे शिखर हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन सवाल यह है कि इन सबसे भी हासिल क्या हो रहा है। मनुष्य की कुछ बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो गई, उसकी उम्र बढ़ गई, परंतु उसके द्वारा सहे जा रहे भावों के उतार चढ़ावों का क्या? यानी कुल मिलाकर विज्ञान के इन सारे प्रयासों का ताल्लुक भी मनुष्य की केवल उम्र या स्वास्थ्य से ही बैठाया जा सकता है। मन में उठ रहे भावों तक इनकी कोई पहुंच नहीं। आप कहेंगे यह सब कुछ अपने आप ही कहे जा रहे हो, पर हम कैसे विश्वास करें? मैं जानता हूं कि मैं अपने बारे में छाए रहस्य पर से पर्दा इस वैज्ञानिक युग में उठा रहा हूं, अतः मैं जो कुछ भी कहूंगा मुझे सिद्ध भी करना ही पड़ेगा, और मैं उस तैयारी से ही आपके सामने आया हूं। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि चूंकि मेरा कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, अतः मेरे बारे में विज्ञान की प्रयोगशाला में तो मैं कुछ सिद्ध करने से रहा। यूं भी यदि मैं टाइम और स्पेस के भीतर होता तो विज्ञान कब का मेरी एनालिसिस कर मनुष्य के जीवन से चिंता व क्रोध गायब कर चुका होता। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी भी लैब में सिद्ध नहीं होता। मनुष्य मेरी जीती जागती लेबोरेटरी है। जो कोई थोड़ी भी बुद्धि लगाएगा उसे मेरे अस्तित्व को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगेगी। बस आप मेरी कहीं बातों को अपने भीतर महसूस करना प्रारंभ करें, क्योंकि मेरा अस्तित्व भी आपके भीतर है और मेरी लेबोरेटरी भी आपका एहसास ही है। खैर, अब इसी संदर्भ में मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। आप यह तो मानेंगे कि विज्ञान ने शरीर संबंधित अधिकांश खोजबीन कर ली है। विज्ञान खून की चंद बूंदों से आपके शरीर के कौन से अंग में क्या गड़बड़ है
यह बताने में सक्षम हो गया है। यह भी मानना ही होगा कि उन गड़बड़ियों को दूर करने हेतु विज्ञान तमाम प्रकार की दवाइयों का निर्माण भी कर ही चुका है। यही क्यों, अब तो आपके शरीर का इलाज करने हेतु वह अनेकों प्रकार की सर्जरी करने में भी समर्थ हो चुका है। लेकिन इन सबके बावजूद विज्ञान की मजबूरी तो देखो कि भले ही वह मेरे अस्तित्व से इनकार करे, परंतु मेरे सारे भावों को तो उसे भी स्वीकारना ही पड़ेगा। दुख, सुख हो या चिंता, उसके अनुभव खुद वैज्ञानिक को भी होते ही हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि एक तरफ विज्ञान अदृश्य से इनकार करता है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक स्वयं अदृश्य भावों को रोज रोज झेल रहे हैं। आज नहीं तो कल विज्ञान को अदृश्य के अस्तित्व को स्वीकारना ही होगा। आखिर जो है उससे विज्ञान भी कब तक मुंह फेर पाएगा। भले ही अदृश्य का सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांत से मेल ना खा रहा हो, परंतु एक ना एक दिन तो वैज्ञानिकों को भी मेरे अदृश्य भावों को अदृश्य के रूप में पहचानना ही होगा। क्योंकि अपने तमाम प्रयासों के बाद भी विज्ञान कभी उन्हें आपके शरीर में नहीं खोज पाएगा। आप स्वयं अपनी बुद्धि से सोचें कि क्या विज्ञान कभी कोई ऐसा टेस्ट खोज पाएगा जिससे कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर की ही तरह वह यह बता सके कि किस व्यक्ति के चिंता का लेवल क्या है। क्या कभी कोई ऐसा थर्मामीटर विज्ञान बना पाएगा जिससे क्रोध बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर गया है या नहीं यह जाना जा सके। क्या विज्ञान कभी ब्लड प्रेशर या यूरिक एसिड की गोलियों की तरह मनुष्य के भय या असुरक्षा को नियंत्रित करने की गोलियां खोज पाएगा। क्या वह किसी के जीन्स या डीएनए से यह बता पाएगा कि इसके जीवन में कितनी चिंताएं व कितनी परेशानियां आने वाली हैं। क्या विज्ञान कभी ऑपरेशन कर मनुष्य के भीतर छिपे दुख को सदैव के लिए निकाल कर बाहर फेंक सकेगा। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह सब टाइम और स्पेस के बाहर की दुनिया की बात है और विज्ञान की उस तक कोई पहुंच नहीं है। अतः पहले आप बुद्धिमत्तापूर्ण मेरे इस अदृश्य अस्तित्व को तथा मेरी अदृश्य दुनिया को पहचाने। उसके बाद निश्चित ही मेरे साथ प्रयोग कर आप अपनी चिंता व दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आनंद व सफलता आपका भाग्य हो सकता है यदि आप अपने में स्थित मुझे ठीक ठीक पहचानने में सफल हो जाए। कुल मिलाकर आपका जीवन एक सुखदायी यात्रा हो सकता है यदि आप मेरे साथ प्रयोग करने की प्रज्ञा हासिल कर लें। दोस्तों, इसी के साथ दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ।